जरा कल्पना कीजिए कि दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में एक लोहे का खंभा खड़ा है। हाँ, बैरोली का लोह स्तंभ। जी बिल्कुल। बारिश, चिलचिलाती धूप, दिल्ली की धूल और प्रदूषण, ये सब वो लगातार सह रहा है। और कोई एक दो साल नहीं, पूरे 1500 सालों से। और हैरानी की बात यह है कि उस पर जंग का एक निशान तक नहीं है। एकदम सही। और आज की इस डीप डाइव में हम ठीक ऐसे ही रहस्यों में गोता लगाने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना या बोरिंग तारीखें याद करना नहीं है। हम प्राचीन भारत की उन इमारतों, चित्रों और किताबों के भीतर छिपे उन आहा मोमेंट्स को तलाशेंगे जो बताते हैं कि हजारों साल पहले का विज्ञान, वास्तुकला और साहित्य कितने उन्नत स्तर पर था। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत रोमांचक होगा कि बिना किसी आधुनिक तकनीक की ये सब आखिर मुमकिन कैसे हुआ। देखिए, यही बात इस पूरी चर्चा को इतना दिलचस्प बनाती है। आज जब हम कोई बड़ी इमारत बनाते हैं तो हमारे पास क्रेन होते हैं, कंप्यूटर डिजाइन होते हैं और दुनिया भर की मशीनें होती हैं। हाँ, वो तो है। आजकल की गाड़ियां या लोहे के पुल कुछ ही दशकों में जंग खाने लगते हैं, भले ही उन पर कितने भी केमिकल लगा दिए जाएं। लेकिन ये जो लौह स्तंभ है, ये बिना किसी केमिकल कोटिंग के आज भी सीना ताने खड़ा है। जो कि अपने आप में एक अजूबा है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक लोहे का खंभा नहीं है, ये प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों की अद्भुत कुशलता का एक जीता जागता सबूत है। एकदम। इस स्तंभ की बात करें तो ये 7.2 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 3 टन से भी ज्यादा है। काफी भारी है। जी। और इस पर चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र खुदा हुआ है जो माना जाता है कि गुप्त वंश के थे। लेकिन जो बात दिमाग को सबसे ज्यादा उलझाती है वो ये है कि उस दौर में इतना भारी और ऐसा लोहा कैसे बनाया गया जो कभी जंग ही न खाए। अगर हम इसे धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी के नजरिए से देखें तो भारत उस समय दुनिया में सबसे आगे था। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं था कि ये तकनीक रातों रात आ गई। हड़प्पा काल के कांस्य युग से लेकर इस लौह युग तक का एक लंबा सफर रहा है। उस समय के कारीगर खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा बनाने की तकनीक में इतने माहिर हो चुके थे। मतलब उन्हें धातुओं के मिश्रण की गहरी समझ थी। बिल्कुल। वे धातुओं के मिश्रण को उस स्तर पर समझ गए थे जिसे आज के वैज्ञानिक भी लैब में टेस्ट करते हैं। ये एक ऐसी महारत थी जिसे हासिल करने में सदियों का अनुभव लगा होगा। ये तो बात हुई लोहे की, लेकिन पत्थरों को लेकर जो जादू उस दौर में हुआ वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। वास्तुकला की बात कर रही हैं? जी। अगर हम स्तूपों के निर्माण को डिकोड करें तो एक अलग ही दुनिया सामने आती है। स्तूप का अगर सीधा सा अर्थ निकालें तो वो होता है टीला, जैसे सांची और अमरावती के स्तूप। बहुत ही भव्य ढांचे हैं ये। और इनकी वास्तुकला बहुत ही सोची समझी होती थी। इसके ठीक बीचों बीच एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था जिसे धातु मंजूषा कहते हैं। इसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते थे, जैसे दांत, हड्डी या राख। हाँ, या फिर कीमती पत्थर भी संभाल कर रखे जाते थे। इसके ऊपर मिट्टी का एक टीला बनाया जाता था जिसे बाद में ईंटों और तराशे हुए पत्थरों से बहुत खूबसूरती से ढका जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, परिक्रमा के लिए जो प्रदक्षिणा पथ होता था वो वेदिका यानी रेलिंग से घिरा रहता था। बिल्कुल। अंदर जाने के लिए तोरण यानी प्रवेश द्वार होते थे जिन पर बहुत ही शानदार नक्काशी की जाती थी। लेकिन यहाँ वास्तुकला से भी बड़ा एक सामाजिक रहस्य छिपा है। वो क्या? अक्सर हम ये मान लेते हैं कि इतने भव्य स्मारक सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजाओं ने अपने खजाने से बनवाए होंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। हाँ, और यही बात इस डीप डाइव का एक बड़ा आहा मोमेंट है। ये एक तरह की प्राचीन सामूहिक फंडिंग थी जिसे आज हम क्राउड फंडिंग कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। इन स्तूपों और तोरणों को बनाने और सजाने के लिए पैसा देने वालों में व्यापारी, कृषक और यहाँ तक कि आम कारीगर भी शामिल थे। सांची के एक बेहद खूबसूरत तोरण का खर्च तो हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने उठाया था। ये बहुत दिलचस्प है। खंभों और रेलिंग पर ऐसे हजारों स्त्री पुरुषों के नाम खुदे हुए मिले हैं जिन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से दान दिया था। मतलब समाज का हर वर्ग जुड़ा हुआ था। जी, ये दिखाता है कि कला और आस्था किसी एक वर्ग या राजा की जागीर नहीं थी। समाज का हर तबका, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, माला बनाने वाले, सभी इसमें अपना योगदान दे रहे थे। ये एक सामूहिक समाज की निशानी है जो अपनी संस्कृति को मिलकर संवार रहा था। समाज का ये सामूहिक प्रयास सच में प्रेरणा देता है। और जब हम इसी दौर के आरंभिक हिंदू मंदिरों की बात करते हैं तो वहां भी वास्तुकला का एक नया रूप उभर कर सामने आता है। मंदिरों का जो मूल ढांचा है वो यहीं से शुरू हुआ। बिल्कुल। इन मंदिरों का सबसे खास हिस्सा गर्भगृह होता था।
ये वो मुख्य जगह थी जहां मुख्य देवी या देवता जैसे विष्णु, शिव या दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती थी और पुरोहित सारे अनुष्ठान करते थे। उस जगह को दूर से ही पहचाना जा सके, इसके लिए गर्भगृह के ऊपर एक बहुत ऊंची मीनार बनाई जाती थी जिसे शिखर कहा गया। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का ईंटों का मंदिर इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। जी, जो लगभग 1500 साल पुराना है। इसके अलावा लोगों के इकट्ठा होने के लिए मंडप नाम का एक बड़ा सभागार भी होता था। भीतरगांव के मंदिरों के साथ साथ महाबलीपुरम के मंदिरों की बनावट को समझना भी बहुत जरूरी है। महाबलीपुरम तो अपने आप में एक अजूबा है। महाबलीपुरम के मंदिर इंजीनियरिंग के ऐसे कारनामे हैं जो किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। इन्हें एकाश्म या मोनोलिथिक मंदिर कहा जाता है। मतलब एक ही पत्थर से बने हुए। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि इन्हें ईंटों या अलग-अलग पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही पूरी की पूरी विशाल पहाड़ी को तराश कर मंदिर की शक्ल दी गई। और यह जो बात मुझे सबसे ज्यादा अचंभित करती है वो ये है कि ईंटों की इमारत हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनती है, लेकिन इन एकाश्म मंदिरों को ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया। यही तो इंजीनियरिंग का कमाल है। जरा उन कारीगरों की गणित और योजना के बारे में सोचिए। पहाड़ की चोटी से काटना शुरू करना, अगर मंदिर की छत या शिखर का एक भी हिस्सा गलत कट गया तो आप पत्थर को वापस नहीं चिपका सकते। पूरी पहाड़ी खराब हो सकती थी। बिल्कुल। बिना किसी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के दिमाग में इतना सटीक खाका होना कि नीचे आते आते एक पूरा भव्य मंदिर खड़ा हो जाए, ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। सही कहा। उस अचूक गणित और मूर्तिकला के बिना यह संभव ही नहीं था। और जब कला की बात आती है तो पत्थरों के साथ साथ रंगों का जो जादू उस दौर में था, वो भी हमें उसी तरह हैरान करता है। पत्थरों की तराश से निकलकर अगर हम अजंता की गुफाओं के अंधेरे में जाएं, तो वहां एक अलग ही रहस्य इंतजार कर रहा है। अजंता का माहौल तो बहुत ही रहस्यमयी है। अजंता की गुफाओं का माहौल तो बस कल्पना करने से ही रोमांच से भर देता है। पहाड़ों को काट कर बनाई गई ये गुफाएं असल में बौद्ध भिक्षुओं के रहने और ध्यान करने के लिए बनाए गए विहार थे। लेकिन जो बात होश उड़ा देती है वो ये है कि इन गुफाओं के अंदर घुप अंधेरा होता था। सूरज की रोशनी वहां नहीं पहुंचती थी। ऐसे में वहां की दीवारों पर जो इतने विशाल और बारीक चित्र बनाए गए, वे मशालों की टिमटिमाती रोशनी में बनाए गए होंगे। और सिर्फ अंधेरे में चित्र बनाना ही कोई छोटी बात नहीं है। असली जादू तो उन रंगों में है जो आज भी चमक रहे हैं। बिल्कुल। 1500 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी वो रंग वैसे ही चमक रहे हैं। ये रंग किसी केमिकल फैक्ट्री में नहीं बने थे, बल्कि इन्हें पूरी तरह से पौधों, फूलों और खनिजों को पीस कर बनाया गया था। ये बहुत ही अद्भुत है। और आज तक हम पक्के तौर पर उन महान कलाकारों के नाम नहीं जानते जिन्होंने इन्हें बनाया था। वे हमेशा के लिए अज्ञात रह गए, लेकिन उनकी कला अमर हो गई। कला कैसे दीवारों से निकलकर शब्दों में ढलने लगी, ये भी एक बहुत ही दिलचस्प सफर है। जब पश्चिम या उत्तर भारत में गुफाओं और मंदिरों में कला रची जा रही थी, उसी समय दक्षिण भारत में शब्दों और भावनाओं की एक पूरी नई दुनिया रची जा रही थी। दक्षिण के महाकाव्य। जी, दक्षिण की ये महाकाव्य सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं का एक बहुत गहरा समुद्र है। अगर हम कला को सिर्फ देखने वाली चीजों तक सीमित ना रखें और साहित्य की ओर मुड़ें, तो करीब 1800 साल पहले रचित तमिल महाकाव्यों की बात करना सबसे जरूरी हो जाता है। ये केवल दरबारी कविताएं नहीं थीं, इनमें आम इंसानों की पीड़ा और न्याय की गूंज थी। हाँ, और सिलप्पदिकारम की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे इलांगो नामक कवि ने लिखा था, जो एक बहुत ही भावुक कहानी है। बिल्कुल, ये कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है जो अपनी वफादार पत्नी कन्नगी की उपेक्षा करके माधवी नाम की एक नर्तकी के प्रेम में पड़ जाता है। जब तक कोवलन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कन्नगी के पास वापस लौटकर मदुरई शहर जाता है, तब तक किस्मत पलट चुकी होती है। मदुरई के राजा का दरबारी जोहरी। जी, वही जोहरी। वो अपनी चोरी छिपाने के लिए कोवलन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा देता है और बिना किसी जांच के राजा उसे प्राणदंड दे देता है। और यहाँ से कहानी में जो मोड़ आता है वो किसी भी आधुनिक थ्रिलर या ड्रामा से कम नहीं है। एकदम। कन्नगी का दुख और उसका क्रोध इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे मदुरई शहर को नष्ट कर दिया। वो राज दरबार में जाकर न्याय मांगती है। उसका वो सवाल, क्या यहाँ न्याय है, क्या इस देश में ईश्वर नहीं है, आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके करीब 400 साल बाद सत्यनार नामक कवि ने मणिमेखली की रचना की,
जो कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। एक सीक्वल की तरह। जी, एक तरह से। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि साहित्य की ये इतनी अनमोल रचनाएं और इनकी पांडुलिपियां सदियों तक पूरी तरह से खो गई थीं। किसी को नहीं पता था कि ये कहाँ है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। बिल्कुल, ये तो लगभग 100 साल पहले की बात है कि विद्वानों को धूल फांकती हुई इनकी पांडुलिपियां दोबारा मिली। सोचिए, अगर ये नहीं मिलती तो हम साहित्य के इतने बड़े खजाने से हमेशा के लिए वंचित रह जाते। जैसे कोई टाइम कैप्सूल मिल गया हो जिसने अचानक से 1800 साल पुराने समाज को हमारे सामने जिंदा कर दिया। सही कहा। इसी समय संस्कृत साहित्य में भी बहुत बेहतरीन काम हो रहा था। कालिदास का महाकाव्य मेघदूत इसका बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। मेघदूत तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से दूर है, एक बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाता है और उससे कहता है कि वो उसकी प्रेमिका तक उसका संदेश ले जाए। बादलों के जरिए संदेश भेजना। प्रकृति का जो सूक्ष्म वर्णन इसमें किया गया है, बरसात की पहली बूंदों से उठने वाली मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा, वो दिखाता है कि वे इंसान और प्रकृति के रिश्तों को कितनी गहराई से समझते थे। आज के जमाने की ईमेल या टेक्स्ट मैसेज से बहुत अलग और बहुत काव्यात्मक है। लेकिन साहित्य सिर्फ प्रेम कहानियों तक सीमित नहीं रहा। और भी बहुत कुछ लिखा जा रहा था। इसी दौर में एक ऐसा बदलाव आया जिसने ज्ञान को समाज के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम किया। मैं पुराणों और महाकाव्यों की बात कर रही हूँ। पुराण, जिनका शाब्दिक अर्थ ही प्राचीन होता है, इसी समय लिखे जाने लगे। इनमें विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की कहानियां थीं। और यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि इन कहानियों को लिखने का मकसद क्या था? क्या मकसद था? जवाब ज्ञान के लोकतंत्रीकरण में छिपा है। इसे आज की भाषा में कहें तो ज्ञान को सबके लिए उपलब्ध या ओपन सोर्स कर दिया गया। मतलब आम जनता तक पहुंचाना। जी। उस समय के कड़े सामाजिक नियमों के कारण स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इसलिए इन पुराणों को बहुत ही सरल और बोलचाल की संस्कृत में लिखा गया। पुजारियों द्वारा इन्हें मंदिरों में जोर जोर से पढ़ा जाता था ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते या जिन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं है, वे कम से कम इन्हें सुनकर ज्ञान और धर्म की बातें समझ सकें। ज्ञान को कुछ चंद हाथों से निकालकर आम जनता तक पहुंचाने का ये बहुत ही प्रगतिशील कदम था। इसी विचार के साथ भारत के दो सबसे महान संस्कृत महाकाव्यों महाभारत और रामायण को भी उसी रूप में संकलित किया गया जिसे आज हम जानते हैं। ये दोनों ग्रंथ तो भारतीय संस्कृति का आधार हैं। बिल्कुल। करीब 1500 साल पहले महर्षि व्यास द्वारा महाभारत का संकलन हुआ, जो कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर की गद्दी के लिए हुए युद्ध की कहानी है, और इसी में जीवन का सबसे बड़ा दर्शन भगवद गीता भी शामिल है। और रामायण? दूसरी तरफ वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है, जो कोसल के राजकुमार राम, उनके वनवास और सीता को रावण से बचाने के संघर्ष की कहानी है। लेकिन साहित्य का दायरा सिर्फ देवी देवताओं या महलों तक सीमित नहीं था। आम लोग भी तो कहानियां गढ़ रहे थे। लोक कथाएं। जी। उनके जो लोकगीत थे, जो किस्से कहानियां वे आपस में एक दूसरे को सुनाते थे, उन्हें जातक और पंचतंत्र के रूप में सहेज कर रखा गया। इनमें अक्सर जानवरों को मुख्य पात्र बनाकर इंसानों को जिंदगी और नेतृत्व की बहुत गहरी सीख दी जाती थी। जातक कथाओं का जिक्र आते ही बंदर राजा की वो कहानी सामने आ जाती है। ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि उसे सुने बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। हाँ, वो कहानी बहुत गहरी है। हिमालय पर गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही समझदार बंदर राजा अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। वहां आम का एक ऐसा पेड़ था जिसके फल बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। और फिर एक दिन एक आम नदी में गिर गया। जी, एक दिन एक पका हुआ आम नदी में गिर गया और बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। वहां के इंसानी राजा ने जब उसे चखा तो वो पागल हो गया। उसने अपनी पूरी सेना लगा दी उस पेड़ को ढूंढने में। और जब राजा को वो पेड़ मिला, जब राजा ने देखा कि रात के अंधेरे में बंदर वे आम खा रहे हैं, तो उसने आदेश दे दिया कि सुबह होते ही सारे बंदरों को मार डाला जाए। यहाँ असल परीक्षा उस बंदर राजा के नेतृत्व की थी। एक तरफ पूरी इंसानी सेना और दूसरी तरफ उसकी प्रजा। बिल्कुल। और उस बंदर राजा ने जो किया वो कमाल था। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर नदी के ऊपर एक पुल बनाना शुरू किया। जब टहनियां कम पड़ गईं, तो उसने पुल के एक छोर को अपने हाथों से पकड़ लिया और अपने शरीर को पुल का हिस्सा बना दिया। एक सच्चा लीडर। उसने तब तक उस छोर को नहीं छोड़ा जब तक कि 80,000 बंदर नदी पार नहीं कर गए। इस भारी प्रयास में वो इतना थक गया कि बुरी तरह निढाल होकर गिर पड़ा। और उस इंसानी राजा का क्या हुआ?
इंसानी राजा ने जब ये देखा कि एक जानवर अपनी प्रजा के लिए अपनी जान दे रहा है तो उसका हृदय बदल गया। उसने बंदर राजा को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे बचा नहीं सका। फिर उस राजा ने एक इंसान होते हुए भी उस बंदर राजा की मृत्यु पर गहरा शोक मनाया और उसे पूरा सम्मान दिया। ये सिर्फ एक मार्मिक कहानी नहीं है। जो बात इसे एक ऐतिहासिक अजूबा बनाती है वो ये है कि इसे मध्य भारत के भरूच में एक स्तूप की मूर्तिकला में बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है। पत्थरों पर उकेरी गई कहानी। सोचिए, एक आम सी लोक कथा को जिसमें त्याग और सच्चे नेतृत्व का संदेश है, भव्य स्मारकों की दीवारों का हिस्सा बना दिया गया। ये बताता है कि समाज में किन मूल्यों को सच में महान माना जाता था। बहुत ही गहरी बात है ये। चलिए अब कला और साहित्य के इस भावुक दुनिया से निकलकर प्राचीन भारत के विद्वानों और वैज्ञानिकों यानी उस समय के गीक्स की दुनिया में चलते हैं। विज्ञान का क्षेत्र। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो आर्यभट्ट का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम की किताब लिखी और यहाँ जो बात पूरे होश उड़ा देती है वो ये है कि जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से इस गलतफहमी में जी रहे थे कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तब आर्यभट्ट ने साफ साफ गणितीय प्रमाण के साथ लिख दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसी वजह से दिन और रात होते हैं। ये खगोल विज्ञान में एक बहुत बड़ी छलांग थी। उन्होंने सिर्फ दिन और रात का कारण ही नहीं बताया, बल्कि ग्रहण लगने का सटीक वैज्ञानिक तर्क भी दिया कि ये राहु केतु के निगलने से नहीं बल्कि परछाई पड़ने से होता है। और उन्होंने गणित में भी तो बहुत काम किया था ना। इतना ही नहीं, उन्होंने वृत्त की परिधि यानी किसी गोले का सरकमफ्रेंस मापने की एक अचूक विधि भी खोज निकाली, जो आज के आधुनिक गणित के बहुत करीब है। और गणित की बात हो तो भारत की उस दिन को कैसे भूल सकते हैं जिसने पूरी दुनिया को गिनना सिखाया, शून्य या जीरो का आविष्कार। शून्य ने तो सब कुछ बदल दिया। जरा सोचिए, शून्य के बिना रोमनों को गिनती करने में या बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए गणितीय गणना करने में कितनी दिक्कत होती होगी। अंकों का प्रयोग तो पहले से होता था, लेकिन भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। ये सिर्फ एक अंक नहीं था, ये एक पूरी दार्शनिक और गणितीय सोच थी। ये पद्धति पहले अरबों के पास गई और फिर वहां से पूरे यूरोप और दुनिया भर में फैल गई। शून्य के बिना आज का कोई भी कंप्यूटर, कोई भी तकनीक काम ही नहीं कर सकती। और विज्ञान का ये परचम सिर्फ गणित तक ही सीमित नहीं था। चिकित्सा विज्ञान में प्राचीन भारत बहुत आगे निकल चुका था। आयुर्वेद का बहुत तेजी से विकास हुआ। जी। पहली दूसरी शताब्दी के आसपास चरक नाम के एक महान चिकित्सक हुए, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, जो औषधि शास्त्र यानी मेडिसिन पर दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। और अगर हम सर्जरी की बात करें तो चौथी शताब्दी में सुश्रुत ने जो काम किया वो तो और भी हैरान करने वाला है। सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में उन्होंने शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की पूरी विधियों का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। चौथी शताब्दी में जब दुनिया के पास एनेस्थीसिया या आधुनिक औजार नहीं थे, तब वे मोतियाबिंद से लेकर प्लास्टिक सर्जरी तक की प्रक्रियाओं को इतनी बारीकी से समझा रहे थे। ये साबित करता है कि मानव शरीर की उनकी समझ कितनी गहरी थी। बिल्कुल। ये सब देखकर समझ आता है कि ज्ञान किसी एक क्षेत्र में बंधा हुआ नहीं था। और जब हम ज्ञान के इस विस्तार की बात कर रहे हैं तो हमें दुनिया के दूसरे हिस्सों पर भी नजर डालनी चाहिए। वो कैसे? ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और पीढ़ियों तक सहेजने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या थी? कागज। अगर कागज ना होता तो शायद ये सारी महान किताबें हम तक पहुंच ही नहीं पाती। हाँ, कागज का आविष्कार तो बहुत जरूरी था। ये सफर चीन से शुरू होता है, जहां करीब 1900 साल पहले लून नाम के एक व्यक्ति ने कागज का आविष्कार किया। तो क्या उन्होंने भी वैसे ही कागज बनाया जैसे आज बनता है? उनका तरीका बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी था। उन्होंने पौधों के रेशों, पुराने कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट-पीट कर उसकी लुगदी बनाई। फिर उसे पानी में भिगोया और उस लुगदी को दबाकर उसका सारा पानी निचोड़ लिया। और सूखने के बाद वो कागज बन गया। मजे की बात यह है कि हाथ से कागज बनाने की ये विधि आज भी बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा अहम मोमेंट ये है कि चीन ने कागज बनाने की इस क्रांतिकारी तकनीक को 500 सालों तक पूरी दुनिया से एक गहरा राज बनाकर रखा। 500 सालों तक इतना बड़ा राज छिपा कर रखना, फिर ये दुनिया के बाकी हिस्सों तक कैसे पहुंचा? ज्ञान कभी कैद नहीं रहता। करीब 1400 साल पहले ये तकनीक किसी तरह कोरिया पहुंची, वहां से तुरंत जापान गई। अच्छा। करीब 1800 साल पहले ये बगदाद तक पहुंच गई
और फिर वहां से होते हुए ये यूरोप, अफ्रीका और अंततः भारतीय उपमहाद्वीप में आई। बगदाद से ही भारत के लोगों ने कागज बनाना सीखा। कागज का वो सफर सच में दुनिया के इतिहास को बदलने वाला सफर था। आज की इस पूरी डीप डाइव ने हमें एक बात तो साफ कर दी है कि हमारा अतीत उतना साधारण नहीं था जितना कभी-कभी मान लिया जाता है। बिल्कुल नहीं। 1500 साल पुराने बिना जंग वाले लोहे के स्तंभ का रसायन, स्तूपों के पीछे का सामूहिक चंदा और एकाश्म मंदिरों के पीछे की अचूक इंजीनियरिंग। हमने महसूस किया उन अज्ञात कलाकारों के कमाल को जिन्होंने अंधेरी गुफाओं में ऐसे रंग भरे जो 15 सदियां बीत जाने के बाद भी अपनी कहानी कह रहे। और वो खोई हुई पांडुलिपियां, खोई हुई तमिल पांडुलिपियों का 100 साल पहले अचानक मिलना, बंदर राजा के त्याग को पत्थरों पर उकेरना, और जब दुनिया को ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ खड़ी है, तब आर्यभट्ट का पृथ्वी के घूमने का सच बताना। एकदम। और हाँ, शून्य से लेकर सुश्रुत की सर्जरी तक ये सब ये साबित करने के लिए काफी है कि प्राचीन काल के वैज्ञानिक और विचारक अपनी सोच में कितने आधुनिक थे। इस पूरी विस्तृत चर्चा के अंत में इन सभी स्रोतों की तिथियों पर एक बार गहराई से विचार करने की जरूरत है। कैसी तिथियां? लाखों साल पुराने पुरा पाषाण युग से सफर शुरू होता है। फिर 6000 ईसा पूर्व खेती की शुरुआत होती है। हड़प्पा के सुनियोजित शहर बनते हैं और फिर आर्यभट्ट के सटीक गणित और विज्ञान का युग आता है। एक बहुत लंबी यात्रा। आज हमारे पास पलक झपकते ही जानकारी साझा करने के लिए इंटरनेट है, मीलों का सफर कुछ घंटों में तय करने के लिए हवाई जहाज है। लेकिन जरा उस दुनिया की कल्पना करें जहां ये सब नहीं था। सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि चीन का वो कागज बनाने का राज या भारत का शून्य किन ऊबड़ खाबड़ रास्तों, रेगिस्तानों और पहाड़ों से गुजरा होगा। कितने खतरे उठाए होंगे लोगों ने, कितने अनजान यात्रियों ने कितने तूफानों और लुटेरों का सामना करते हुए इस ज्ञान को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचाया होगा, जिसने पूरी मानव जाति की किस्मत बदल दी। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर 1800 साल पुरानी सिलप्पदिकारम जैसी तमिल पांडुलिपियां सदियों तक गुमनाम रहने के बाद सिर्फ 100 साल पहले ही हमें दोबारा मिल सकती हैं, तो जमीन के नीचे दबे पुराने खंडहरों में या किसी अनजान गुफा के गहरे अंधेरे में आज भी इंसानियत के ऐसे कौन से अनसुलझे रहस्य और महान ज्ञान दबे पड़े होंगे, जो बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई ने खोज निकाले और एक दिन अचानक हमारे सामने आकर हमारे इतिहास की पूरी समझ को फिर से नया कर दे। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी मिट्टी के नीचे अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ, जो हमें अपने ही इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है, हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं रोकते हैं। सुनने वालों के लिए यही संदेश है कि अपने आसपास मौजूद इतिहास पर सवाल उठाते रहिए और उसकी गहराई को समझते रहिए।